अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स रूम। मैं हूं आपका मेज़बान नजीबुल हसनैन और फीफा वर्ल्ड कप में एक्साइटिंग मैचेस का सिलसिला जारी है। इनफैक्ट अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अब नॉकआउट मरहले में टीमें दाखिल हो गई और पहले ही मैच में कनाडा ने एक सख्त मुकाबले के बाद जनूबी अफ्रीका को 1-0 से शिकस्त देके इवेंट से बाहर कर दिया है। साथ मौजूद है फुटबॉल एनालिस्ट अली तैयब। अली, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबले हुए, बड़े ज़बरदस्त मैचेस हुए। अच्छी बात यह है कुछ ऐसी टीमें जिनका हम नहीं सोच रहे थे पहुंच गई हैं और जो जिनका हम सोच रहे थे वो भी पहुंच गई हैं। तो मज़ेदार मैचेस हैं और जिस तरह से हम सोच रहे थे कि ये एक बड़ा लंबा वर्ल्ड कप है, बहुत सारे मैचेस हैं, एक्साइटमेंट उसी तरह मेंटेन की गई है। लग तो ऐसी रहा। अब ज़ाहिर है इतना बड़ा फॉर्मेट कर दिया जहाँ 32 से 48 टीमें, जैसे मैंने टूर्नामेंट के आगाज़ में आपको बताया था, उसकी वजह से आपको फिर थोड़ी सी लेसर क्वालिटी टीम्स भी दिखेंगी, जैसे हमने कनाडा और साउथ अफ्रीका के मैच में देखा। एंड सम बेटर क्वालिटी टीम्स अपनी पुअर परफॉर्मेंसेस की वजह से, टर्की जैसे, यूरुग्वे जैसे बाहर हो गई टूर्नामेंट से। बट ऑल इन ऑल टूर्नामेंट सही चल रहा है, थोड़ा सा प्रोलॉन्ग्ड है, यू हैव टू से, क्योंकि असल पुराने फॉर्मेट में तो टूर्नामेंट का आगाज नॉकआउट का राउंड ऑफ 16 से होता था। अब ये राउंड ऑफ 32 है। हाँ। तो ऑब्वियसली ज्यादा टीमों को ज्यादा मौका भी मिल रहा है। बट कुछ टीमों ने बड़ा इम्प्रेस भी किया है, जैसे कि आप देखें डीआर कॉन्गो ने बड़ा इम्प्रेस किया, केप वर्डे, आइवरी कोस्ट, ये अच्छा कर रहे हैं सब। बिल्कुल, आइवरी कोस्ट की तो खैर बहुत अच्छी टीम है। इवन आपने गाना को भी देखा, उसने भी जगह बनाई है। देखिए इस फॉर्मेट में बड़ी टीम है, जहाँ बॉस्निया हर्जेगोविना और साउथ अफ्रीका को भी आपने देखा, कनाडा भी आ गई। इसमें आपके पास जैसे बड़ी टीमों को आपने देखा कि दे हैड द लिबर्टी, अगर वो अपने 2 मैचेस जीत गई हैं, दे हैड द लिबर्टी कि वो हार के अपनी स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजाइज कर लें। जैसे नॉर्वे भी अपना गेम हारी, जर्मनी भी अपना फाइनल गेम हार गई, यू नो। सो दीज बिगर टीम्स कुड एक्चुअली रिलैक्स। इनको फॉर्मेट थोड़ा सपोर्ट भी कर रहा है, जहाँ छोटी टीमों को मौका दे रहा है, वह बड़ी टीमों को थोड़ा कंप्लेसेंट होने का भी मौका दे रहा है ऑब्वियसली। और वो फिर अपने हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी बनाती हैं, जो शायद आपको उस वक्त समझ में ना आए, लेकिन फिर उनकी वो गेम प्लान होता है, उसकी कोई ख़ास प्लानिंग होती है। जैसे नॉर्वे इसकी बहुत बड़ी एग्जाम्पल है। जब हम नॉर्वे के मैच में बात करेंगे तो उस तरफ आएंगे। पहले हम कनाडा साउथ अफ्रीका की गेम की बात कर लें। और आपने इसमें कहा कि वो कुछ ऐसे गेम्स भी हो रहे हैं जैसे ये हुआ। तो मैं लोगों को ये बता दूं कि स्कोर लाइन देख के 1-0 तो लग रहा होगा कि बड़ा कोई कांटे का मुकाबला हुआ और 92nd मिनट पे स्टॉपेज टाइम में जाके जो है वो गोल हुआ है। बट इट वाज पुअर फुटबॉल। हाँ, मतलब लो ऑन क्वालिटी, वेरी लो ऑन क्वालिटी। वो स्टैंडर्ड हमें नहीं दिखा, जैसे आप बोलें कि हमें इंग्लैंड वर्सेस गाना में दिखा, या आपने फ्रांस और नॉर्वे में देखा, डिस्पाइट नॉर्वे ने अपनी सेकंड स्ट्रिंग, हाँ ठीक है, वो क्वालिटी नहीं थी। और वो ब्लैक, एक ही मोमेंट में कहूँगा वो क्वालिटी थी जो गोल स्कोर था इंजरी टाइम के अंदर। अदर देन दैट कोई ऐसा स्पार्क नहीं था मैच में। शॉट्स फ्रॉम डिस्टेंस अगर आप देखें स्टार्ट्स, तो यू वुड से कि साउथ अफ्रीका के पास ज्यादा पोजीशन था। 58% रखने के बाद अपने ही पास रखा, अटैक कम किया है। सिर्फ 6 शॉट्स उन्होंने लगाए, उसके बरक्स अगर आप देख लें 13 शॉट्स ऑन गोल, 7 ऑन टारगेट। एग्जैक्टली, उनका सिर्फ एक शॉट और साउथ अफ्रीका ऑन टारगेट, सो व्हिच मींस कि द क्वालिटी वाजंट गुड। कनाडा के लिए अच्छी बात है, उन्होंने तारीख रकम कर दी। और एस्टिकॉ जिन्होंने गोल स्कोर किया, वो अपने क्लब फुटबॉल जो है वो एलए गैलेक्सी में खेलते हैं। उनका तो होम ही हो गया ना, लॉस एंजलिस में मैच था। हाँ, तो ही मस्ट बी अकस्टम्ड टू द स्टेडियम, गोल पोस्ट की सारी डायमेंशंस पता होंगी उनको। सो दिस इज हाउ इट इज। सो ऑल इन ऑल कांग्रेचुलेशंस टू कनाडा, बट आई थिंक दिस इज एज फार एज दे नीडेड टू गो व्हेन द क्वालिटी टीम्स कम अप। अब जैसे आपने अभी अपने इब्तिदाई कलमात में बताया कि इनका मुकाबला इधर नीदरलैंड्स और मोरक्को की टीमों में से फाते से होगा, तो वो उन टीमों की तो क्वालिटी और है, तो फिर दे विल बी, यू कैन सी द डिफरेंस। बिल्कुल सही है। इस बार नॉकआउट मरहला जो है वो इसे कहते हैं कि थोड़ा अर्ली स्टार्ट हो गया। पहले राउंड ऑफ 16 होता था, अब राउंड ऑफ 32 है। और ये 32 टीमें जो हैं वो कौन किससे कहाँ मुकाबला करेगा। जी, ब्राज़ील जापान को लेके लोग बड़े एक्साइटेड हैं। पाकिस्तान में तो बड़ी सपोर्ट है ब्राज़ील की, और आज तक वो वही समझ रहे हैं पुरानी वाली ब्राज़ील है। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2025 अक्टूबर में इन दोनों टीमों का आमना सामना हुआ था इंटरनेशनल फ्रेंडलीज़ में, जहां 3-2 से जापान बाजी ले गया था। तो यहाँ ये हो सकता है। बट हम विनी जूनियर से और कूनियस से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जिता के दें। बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर है एक इंटरनेशनल फ्रेंडली का और एक वर्ल्ड कप के जिसको बोलते हैं राउंड ऑफ 32 में डिफरेंट होगा। ये बात आ रही है कि भाई 2 जो ऐसे प्लेयर्स हैं जो जापान के, उइडा एंड नाकामुरा, वो खेल रहे हैं वो दोनों। ज़ाहिर है रीसेंट मीटिंग थी अक्टूबर 2025 की थी, तो दे आर देयर। और देखिए जापान के पास क्वालिटी है, दे कैन जिसको बोलते हैं ना लूज अ फ्यू स्ट्रिंग्स ओपोनेंट की, और वो बहुत अटैक माइंडेड खेलते हैं, अपनी फॉर्मेशन
को और अपने डिफेंसिव स्ट्रक्चर को बड़ा इंटैक्ट रख के खेलते हैं, ठीक है। टॉमी आसू जो है, टाकाहीरो टॉमी आसू एक अच्छे उनके खिलाड़ी हैं, वो शायद इंजरी की वजह से शायद ना हिस्सा ले सके। ही इज़ ऑल्सो वेरी अटैक माइंडेड राइट बैक। उनके पास प्रीमियर लीग का भी एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर हम ब्राज़ील की तरफ आ जाएं, जाहिर सी बात है ब्रूनो गिमारेश इस वक्त वो हॉटेस्ट प्रॉपर्टी बने हुए हैं। और वर्ल्ड कप होता है ना, आपके क्लब फुटबॉल के लिए स्टॉक्स को राइज करता है, और वो न्यूकासल में खेलते हैं। लेकिन इस वक्त लिवरपूल जैसे क्लब या आर्सेनल जैसे क्लब्स उनके सिग्नेचर के पीछे भाग रहे कि वो न्यूकासल से आ जाए, क्योंकि जो उनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं फ्रॉम द मिडफील्ड इन दिस वर्ल्ड कप, और जितना ब्राज़ील इसमें डीपर जाता है, जाहिर है इस सारी उसकी जिम्मेदारी तो एक तो मार्की प्लेयर होता है ना, जैसे हम पहले ब्राज़ील में रोनाल्डो की बात करते थे या नेमार की बात करते थे, अब वो खिलाड़ी जो है वो विनिसियस जूनियर है, तो उसके ऊपर है। लेकिन मटाइस कुनिया की भी बड़ी अच्छी रही है। फिर मिडफील्ड में कैसेमीरो है। फिर जो सबसे रॉक सॉलिड ब्राज़ील के बारे में बात है वो इनका डिफेंस मार्किनोस एंड गैब्रियल सलीबा, हु इज़ रिगार्डेड एज द वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स इन वर्ल्ड फुटबॉल राइट नाउ। ठीक है, जर्मनी पैराग्वे, अगर आप मुझसे किसी भी दिन पूछते तो मैं कहता कि जर्मनी क्लियर फेवरेट है और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला होगा। लेकिन वो जो एक्वाडोर से हारे हैं तो उन्होंने वो जो कॉन्फिडेंस है उसको थोड़ा हिला दिया है। इनका जो लास्ट वर्ल्ड कप में मीटिंग हुई थी वो 2002 में हुई थी, जहां 1-0 से जर्मनी जीता था। वो भी पैराग्वे को एक प्लेयर सेंट ऑफ हुआ था। लेकिन ये कि जर्मनी अब जाहिर है एक्वाडोर के साथ खेल के एक साउथ अमेरिकन टीम से हारने के बाद, जिसमें मैंने आपको बोला था कि उन्होंने थोड़ी सी कंप्लेसेंसी दिखाई है। टीम्स न्यू के उनका टॉप स्पॉट कंफर्म देते, दे कुड, जिसको आप बोलते हैं ना, थोड़ा एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं प्लेयर्स के साथ, पोजीशनिंग के साथ, फॉर्मेशंस के साथ। किसी को एडवांस रोल में रखा, किसी को जो है थोड़ा डिफेंसिव स्ट्रक्चर को अपने जो है वो किया। अब पैराग्वे के साथ नो चांसेस फॉर एरर। अब वो दूसरी साउथ अमेरिकन टीम के साथ ये नहीं कर सकते, तो आपको जर्मनी में अब थोड़ी सी अर्जेंसी दिखेगी। ठीक, अब आप उन जमाल मुजियाला स्टार प्लेयर, काय हैवर्ट्स, उनके पास निक वॉल्टर माडा भी है न्यूकासल के स्ट्राइकर, जो पिछले सीजन ईसैक के जाने के बाद साइन किया था। ही हैड अ वेरी गुड सीजन विद न्यूकासल इन द प्रीमियर लीग, तो वॉल्टर माडा का एक ऑप्शन है। उसके अलावा आपने लीरॉय साने को भी देखा है, फ्लोरियन वर्ट्स को देखा है, काय हैवर्ट्स की तो मैंने बात कर ली, जोशुआ किमिच, तो दे गॉट वेरी गुड प्लेयर। नॉयर को थोड़ी अपनी गोल लाइन को देखना पड़ेगा बिकॉज ही इज एन एजिंग कीपर। वो उनके रिएक्शन टाइम अब वो नहीं रहा जो होना चाहिए था, बट स्टिल ही इज टॉप क्वालिटी। तो आई वुड एक्सपेक्ट कि जर्मनी यहाँ पे आराम से जो है उसको जीतना चाहिए। एक मैच जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा व्हाट टू पिक, इज नीदरलैंड मोरक्को। मोरक्को जिस तरह की फुटबॉल खेल रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बट नीदरलैंड्स इज वन ऑफ द फेवरेट्स एंड देयर डिफेंस विद वैन डाइक इन इट इज एक्सेप्शनल। बिल्कुल, वैन हैका है, वैन डाइक है, आप मिकी वैन डर वेन की बात करें, हु इज ऑल्सो रिगार्डेड कि प्रीमियर लीग में टॉप डिफेंडर्स में उसका शुमार होता है, टॉटनहम हॉटस्पर से वो खेलता है मिकी वैन डर वेन। सो डिफेंसिवली बहुत अच्छे। फिर आप मिडफील्ड में भी आ जाएं, तजीनी रेंडर्स हैं, मतलब फ्रैंकी डी यॉन्ग हैं, तो इवनली बैलेंस्ड गेम आपके ख्याल में? ऑब्वियसली इफ यू लुक एट मोरक्को, एक तरफ मजरावी है, दूसरी तरफ हकीमी है, मिडफील्ड में ब्राहीम डियाज है, आगे साइबारी है, बहुत अच्छे गोल स्कोर करें। और मुझे जो एग्रेशन एक है ना मोरक्को के अंदर, एक अर्जेंसी है, दे प्ले टू विन, उनको जीतना होता है और वो अर्जेंसी दिखाते हैं। तो उनकी जो फाइटिंग स्पिरिट है, देखिए नीदरलैंड्स को थोड़ी सी अर्जेंसी दिखानी पड़ेगी। दे इस तरह जो है उनको मतलब है कि ना, आप गैक्पो से या मार्लिन से यू एक्सपेक्ट बेटर कि जो चांसेस आपको इस लेवल पे मिले, इस स्टैचर के गेम के अंदर, यू नीड टू पुट देम अवे, यू कैन नॉट बी मिसिंग दोस चांसेस। अब लिवरपूल के जो खिलाड़ी हैं मिडफील्ड में, ग्रेवनबर्ग, उनसे तवक्कुआत हैं कि वो मिडफील्ड से कोई ऐसी परफॉर्मेंस प्रोड्यूस करें ताकि आगे फॉरवर्ड्स को जो है वो गोल स्कोर करने का मौका मिले। बिल्कुल सही है। आइवरी कोस्ट और नॉर्वे का मुकाबला है। नॉर्वे पे मैंने कहा था जब बात आएगी तो हम उस वक्त छेड़ेंगे इस टॉपिक को कि जो फ्रांस के खिलाफ उन्होंने अपने 10 मेन प्लेयर्स को रेस्ट दिया, और इट वाज अ स्ट्रैटेजी कि हम ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर हम ये मैच हार भी जाएं तो हमें आइवरी कोस्ट मिलेगा रादर देन स्वीडन। तो ये लगता है कि ये जहन में होगा उनके। बिल्कुल, स्वीडन वुड हैव बीन अ टफर ऑपोजिशन उनके लिए, क्योंकि वो दोनों स्कैंडिनेवियन साइड्स हैं, यूरोप में भी हैं, तो वो एक दूसरे को अच्छी तरह जानते हो, एक तरह की लोकल डाबी भी हो जाती। तो उस चीज़ को उन्होंने अवॉइड किया कि कभी कभी विनिंग द ग्रुप इज़ नॉट द मोस्ट बेस्ट थिंग टू डू, तो उन्होंने इस चीज़ को स्ट्रैटेजाइज किया और फिर आगे नॉकआउट्स के लिए हालैंड और इन सारे तमाम अपने प्लेयर्स को सेव भी करके रखा ना। बिल्कुल, आप देखिए 10 चेंजेस, हालांकि उनकी टीम वो भी अच्छी है, लेकिन सैंडरबर्ग जैसे खिलाड़ी, मार्टिन ओडेगार्ड जैसे खिलाड़ी, या क्या कहते हैं अर्लिंग हालैंड को नहीं खिलाया, आप स्ट्रैंड लार्सन को ले आया, ऑस्कर बॉब को ले, जो प्रीमियर लीग प्रूवन टैलेंट है। लेकिन आज अगेंस्ट अ क्वालिटी आइवरी कोस्ट साइड जिसमें डियामोंडे
फ्रंट के हैं, आपके पास अमाद डियालो मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्रोडिजी, एक टाइम पे वन ऑफ द हॉटेस्ट टैलेंट्स था वो मैनचेस्टर यूनाइटेड में, और अभी भी अच्छा खेलता है वो, और उसके साथ फॉर्मर आर्सेनल प्लेयर निकोलस पेपे। तो ये खिलाड़ी बहुत अच्छे हैं जो कि ये जो फ्रंट थ्री है और आगे जो स्ट्राइकर बॉनी है, आई मीन दे को ट्रबल इनको काफ़ी मसले मसाइल दे सकते, तो ये दे हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉर्वे। और हालैंड की जहाँ तक मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ, उस दिन हमने इतना बिल्डअप किया था ऑब्वियसली, हालैंड को हाफ अ चांस भी मिलता है ना, ही रेयरली मिसेस हालैंड का ही। और जिस तरह की क्वालिटी मिडफील्ड से, ओडेगार्ड इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्ले मेकर्स इन द प्रीमियर लीग, वो जिस तरह की प्लेट में आपको रख के बनाता है, और हालैंड की स्ट्रेंथ इन द एयर एंड ऑन द ग्राउंड, आई थिंक अगर उसको हाफ अ चांस भी मिल जाए ना, तो इट विल बी अ वॉक इन द पार्क फॉर नॉर्वे। बिल्कुल ठीक है। अब हम जब ये बातें कर रहे हैं, आज के मैचेस भी हमने सारे देख लिए और सब चीज़ों पे नज़र डाल ली। अब गोल्डन बूट की रेस में कौन कौन है वो आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा, और नो सरप्राइज देयर, लियोनेल मेसी इज़ ऑन टॉप, किलियन एम्बापे दूसरे नंबर पे हैं, और हम यही बात कर रहे थे कि शायद ये इसी वर्ल्ड कप में आगे जितना फ्रांस जाता रहेगा, एम्बापे के चांसेस हैं कि वो रिकॉर्ड भी तोड़ दें। तीसरे नंबर पे उस्मान डेम्बेले हैं, फिर विनी जूनियर है और हालैंड है। इनमें जो हम जब बात कर रहे थे शुरू में, तो उस वक्त हमने उस्मान डेम्बेले को इतना काउंट नहीं किया था। ऑब्वियसली हम प्लेयर तो बहुत बड़ा मानते हैं, जिक्र भी होता है हमेशा जब फ्रांस का होता है, बैलन डॉर विनर है, बैलन डॉर विनर है। लेकिन इस नॉर्वे के खिलाफ गेम में ही वाज अ फोर्स टू रेकन विद। आगे आपको लगता है इसी तरह से डेम्बेले खेलते रहेंगे? बिल्कुल, डेम्बेले इज द ड्राइविंग फोर्स इन द पीएसजी टीम। अभी इस सीजन, पिछले सीजन 2 लगातार सीजन वो चैंपियंस लीग जीते हैं, और वो ही वाज द मेन मैन जो कि उनको इतना बड़ा खिताब, यूरोपियन खिताब, उन्होंने पीएसजी को, अपने लोकल क्लब पेरिस के क्लब को जिताया। देखिए, एम्बापे इज अ मार्की नेम। जाहिर है आप हर प्लेयर को एक टीम के साथ एसोसिएट करते हो, जैसे आप नेमार को ब्राज़ील के साथ करते थे, या रोनाल्डो को हम करते हैं पोर्टुगल के साथ, या मेसी को अर्जेंटीना के साथ। तो उस्मान डेम्बेले एम्बापे की हाइप से जो है ना, वो ज़रा वो हो जाता है। हालांकि ही इज़ अ फार मोर पोर्टेंट प्लेयर। इसी कोई वजह है ना कि वो वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर है। देयर इज़ अ रीज़न दैट ही इज़ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो उसकी गोल स्कोरिंग के साथ साथ उसकी जो असिस्ट प्रोवाइडिंग है, जिस तरह का उसका ओवरऑल गेम है ना, एम्बापे इज जस्ट अ मशीन। वो तो जाएगा, भागेगा, मेक्स दोस रन्स एंड मेक इट हैपन। बट ये मेथोडिकल प्लेयर भी है, और ये प्लेस ऑन द राइट भी है। ये प्लेस ऑन द राइट विंग, कट्स इनसाइड, आपको असिस्ट भी प्रोवाइड करके देगा, आपको गोल्स भी स्कोर करके देगा। तो ये बहुत मेथोडिकली खेलता है और बहुत ज़बरदस्त प्लेयर है, और पीएसजी की ड्राइविंग फोर्स है। जैसे मैंने कहा, लुइस एनरिके का सबसे वैल्यूएबल प्लेयर है, और इस वक्त यूरोप में वन ऑफ द बेस्ट। बिल्कुल सही है। यहाँ वक्त हो गया, ब्रेक से वापस आएंगे। और हम जब बात कर रहे हैं ये 32 टीमों के नॉकआउट की, तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि कुछ ऐसी 60 टीमें हैं जिन्होंने सरप्राइज किया और नॉकआउट में पहली बार आए हैं। उन पर भी बात करेंगे ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ब्रेक। हमारे साथ रहिए जी। तो हम बात कर रहे थे कि छोटी टीमें कितना इंप्रेस कर रही हैं, जैसे कनाडा हो गए, केबो वर्डे हो गए, DR कॉन्गो हो गए, ऑस्ट्रेलिया हो गए, गाना अच्छी टीम है। लेकिन अब देखिए, ये जो एक तरफ तो ये कह सकते हैं कि इन टीमों ने बहुत अच्छा किया, दूसरी तरफ ये कि पहले 16 होती थी, अब 32 है, तो जाहिर सी बात है कुछ ने तो आगे बढ़ना ही है। इसका मतलब है कि जो टीमें बाहर गई हैं, यूरुग्वाई जैसे साबिक 2 टाइम आलमी चैंपियन, बिल्कुल, या टर्की या चेकिया, ये अच्छी टीमों में शुमार होता है रैंकिंग वाइज। जो कितनी पुअर थी या कितनी इल प्रिपेयर्ड थी कि ये वर्ल्ड कप के स्टेज में, और इतना फ्लेक्सिबल जहाँ पे फॉर्मेट है, वहाँ पे नहीं करके कि टीम्स लाइक कोबो वर्डे या DR कॉन्गो जैसी टीमें वो आगे एडवांस कर गई हैं। तो इट सॉर्ट ऑफ वर्क इन द बेनिफिट कुछ टीमों के लिए। लेकिन देखिए, इस लेवल पे आपको परफॉर्मेंसेस देखनी होती हैं, और वो परफॉर्मेंसेस जो है हमें कुछ बड़ी टीमों से नहीं मिली। और मैं इस पूरे क्या कहते हैं ग्रुप स्टेजेस में देख के बोलूँ कि पहली दफा हमने शायद ऐसा सुना कि कोई ग्रुप ऑफ डेथ हमें नहीं नजर आया, समझे, क्योंकि इट वाज रिलेटिवली वेरी। हाँ, अगर आप 2 में नहीं आएंगे, आप तीसरे में आ जाएंगे, तो बड़ी टीमों के पास तो ये चांस था। तो अगेन वही वाली बात कि टीम्स लाइक टर्की एंड ऑल दीज, उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी, यूरुग्वाई, अब उनके पास पूरी अपॉर्चुनिटी थी राउंड ऑफ 32 में जाने की, उन्होंने खुद वेस्ट की। देन यू कैन सी कि टीम्स लाइक ऑस्ट्रिया, टीम्स लाइक अल्जीरिया, या टीम्स लाइक गाना, इवन सेनेगल का भी जैसे हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये इराक के अगेंस्ट अपनी गोल डिफरेंस अच्छी कर लेंगे तो एज अ लास्ट बेस टीम आ जाए। क्योंकि आप देखें ना, जितनी भी वो 3rd प्लेस टेबल था, उसमें सब मैक्सिमम पॉइंट्स किसी टीम के पास थे वो 4, और जो मिनिमम थे वो 3। ईरान 3 पॉइंट्स के साथ भी बाहर गया।
सो ऑन एंड। अब आपने ईरान का जिक्र किया है तो लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। उनके कप्तान ने कहा है कि उनके साथ बड़ा बाइस रवैया रहा, उन्होंने फीफा को भी ब्लेम किया, उन्होंने अमेरिका को भी ब्लेम किया, और टू सम एक्सटेंट आई एग्री विथ हिम। जिस तरह का एटीट्यूड था, किसी मुल्क की सियासत पे आप प्लेयर्स के साथ ये नहीं कर सकते, बड़ा अनफेयर रहा। उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। Disaster World Cup. Infantino came to our changing room first game and he said just the beginning, group stage finish. Now we have traveled again to going to Tijuana. It's not right. Without recovery, without nothing, it's not fair. जी अली, फाइनल थॉट्स ऑन ईरान, फिर हमें आगे बढ़ना है। देखिए ईरान के यही के अनफॉर्चुनेट है ऑब्वियसली, जिस तरह की सर्कमस्टांसेस इस वक्त जियोपॉलिटिकली एग्जिस्ट करती हैं और जिस तरह की तकलीफ का उनको लॉजिस्टिकली सामना, जो परेशानी देखिए ये आपकी परफॉर्मेंसेस को अफेक्ट करता है ना। एक फटीग फैक्टर होता है, ट्रैवलिंग टाइम्स, आपकी परफॉर्मेंसेस ऑन द पिच उस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जहाँ पे मैं समझता हूँ कि कुछ डिसीजंस भी उनके फेवर में नहीं कहते। अगेंस्ट बेल्जियम जो फ्री किक गोल था वो भी रॉन्गली डिसअलाउड था, और उस दिन इजिप्ट के खिलाफ भी जो आखिरी में वो भी रॉन्गली डिसअलाउड। बहुत बहुत शुक्रिया अली तैयब, हमारे साथ अपने फुटबॉल पे अपने एनालिसिस हमारे साथ शेयर कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप बड़ा ही ज़बरदस्त चल रहा है। कल इस पे मजीद बात होगी आज के होने वाले मैचेस पे। इस वक्त हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब, और जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए अब अगला इम्तिहान है वेस्ट इंडीज़ का दौरा, तो उस पर बात करते हैं। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, वेस्ट इंडीज के दौरे के लिए टीम की अनाउंसमेंट इस हफ्ते एक्सपेक्टेड है, कुछ सरप्राइज देख रहे हैं? ये देखते हुए कि वेस्ट इंडीज कैसा खेल रही है श्रीलंका के खिलाफ, हमारी क्या तैयारी है? देखिए, हम जिस भी टीम का दौरा करने लगते हैं वो टीम एकदम से फॉर्म में आ जाती है। 10 टेस्ट मैच नहीं जीते वेस्ट इंडीज ने, 11वां टेस्ट मैच जीत लिया, वो भी इनिंग से जीत लिया। जो उनकी बैटिंग ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 टेस्ट मैचों में एक दफा भी 200 क्रॉस नहीं कर रही थी, उसने इतना लंबा चौड़ा स्कोर कर दिया। तो खतरनाक टूर होगा, मुश्किल टूर होगा। उसके लिए सिलेक्टर्स मुशावरत कर रहे हैं। कोई फास्ट बॉलर्स का सुन रहे हैं कि उबैद शाह जो है नसीम शाह के छोटे भाई, उनको टीम में रखने का फैसला किया गया है। 16-17 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं, अच्छा फास्ट बॉलर है, तगड़ा है। अल्लाह करे कि वो टेस्ट क्रिकेट के स्पेल्स, जो टेस्ट क्रिकेट की फिटनेस रिक्वायरमेंट होती है, उनको पूरा करे। इसलिए कि अब हमारी क्रिकेट को ऊपर जाना है। वेस्ट इंडीज की जीत के साथ ही हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 4th साइकिल में 90 नंबर पर माशाल्लाह आ गए, आखिरी नंबर। बिल्कुल सही है, इस पे काफ़ी बात करनी थी, लेकिन कल की जो सबसे बड़ी खबर थी क्रिकेट की वो थी बेन स्टोक्स की रिटायरमेंट। और मुझे बड़ा इनकी एक अजीब सी बात लगती है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर्स इन द वर्ल्ड। इंग्लैंड के लिए मुझे लगता है ये होंगे या इयान बोथम होंगे साथ। आप कैसा देखते हैं इनके करियर को? देखिए, जल्दी किताब आएगी बेन स्टोक्स की, जिसमें वो रीजन लिखेगा कि उसने क्यों टेस्ट क्रिकेट, इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ दी। वो काउंटी क्रिकेट खेलने के लिए तैयार हैं। तो बेन स्टोक्स के लिए गालिब का एक शेयर है, थोड़ी सी तरमीम के साथ, कि नाइट क्लब्स ने स्टोक्स निकम्मा कर दिया, वरना हम भी कप्तान थे काम के। बहुत बड़ा क्रिकेटर था। 7000 रन और 250 प्लस सिर्फ 2 ही क्रिकेटर्स के हैं, जाक कालिस जो आपके फेवरेट हैं, और बेन स्टोक्स। बिल्कुल ऐसा ही, बहुत ही शानदार करियर रहा है बेन स्टोक्स का। इतनी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस, T20 वर्ल्ड कप जिताया, वनडे वर्ल्ड कप जिताया, और शाहिद साहब वो T20 में जो 4 छक्के लगे थे उसके बाद फिर से खड़ा होना और ऐसा प्लेयर बनना बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। रिडेम्पशन मिला, 4 छक्के खाए कार्लोस ब्रैथवेट से, लेकिन अगले ही वर्ल्ड कप में उसने फाइनल जितवाया पाकिस्तान के खिलाफ। तो वो पूरी जो कसर रह गई थी, जो नुकसान था, उसकी तलाफी उसने कर दी। बहुत बड़ा क्रिकेटर था। और लीड्स की जो एशेज की 2019 की इनिंग्स थी, वर्ल्ड कप की शानदार कारकर्दगी थी, बहुत बड़ा क्रिकेटर था। लेकिन गुस्से में आके उसने जिस तरह इंटरनेशनल क्रिकेट छोड़ी है, और जिस तरह टेस्ट क्रिकेट को एडवोकेट करता था, टेस्ट क्रिकेट को वैल्यू कराता था कि IPL नहीं जाता था, वनडे छोड़ रखा था, T20 छोड़ रखा था, उससे टेस्ट क्रिकेट को नुकसान होगा। एक एडवोकेट टेस्ट क्रिकेट का जल्दी चला गया। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे आज के प्रोग्राम में। बस दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।